बाबरी खटल्याचा आज निकाल येणार आहे आणि अगदी थोड्याच वेळात म्हणजे सकाळी 11 वाजता या प्रकरणाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। न्यायाधीश एस.के. यादव कोर्टामध्ये पोहोचलेत। तसंच आरोपी चंपत राय, जय भगवान गोयल, रामजी गुप्ता यांच्यासह आणखी काही जण कोर्टात दाखल झालेत। भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांच्यासह एकूण 32 आरोपींचं भवितव्य आजच्या निकालानंतर ठरणार आहे। लखनौ कोर्ट परिसरातनं जिथूनच काही वेळात निकालाचं वाचन सुरू होणार आहे तिथूनच राहुल कुलकर्णी आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत। राहुल, केवळ अर्धा तास किंवा काही मिनिटं शिल्लक आहेत निकालाचं वाचन सुरू होण्यासाठी। सध्याचं तिथलं काय दृश्य, कशी लगबग सुरू आहे? लगभग आहेच, कारण एकापाठोपाठ एक आरोपी ज्यांना इथं येणं शक्य आहे, जसं की साध्वी ऋतुंभरा थोड्या वेळापूर्वी आल्या, साक्षी महाराज काही मिनिटापूर्वी आलेले आहेत, बाकीचे सर्वजण पोहोचत आहेत, तर ते इथे कोर्टात दाखल होत आहेत। कोर्टाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सर्वात आधी होईल ते म्हणजे ज्यांना एक्झम्पशन हवं आहे, जसं की लालकृष्ण अडवाणी आहेत, उमा भारती आहेत, कल्याण सिंह आहेत, त्यांचा अर्ज कोर्टाच्या समोर येईल आणि कोर्टाने तो अर्ज मंजूर केल्यानंतर त्यांना कोर्टामध्ये अनुपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाईल। कारण आपल्या पूर्वीच्या ऑर्डरमध्ये कोर्टाने असं सांगितलं होतं की तुम्हाला आज इथे उपस्थित राहायचं आहे। जो ऑपरेटिव्ह पार्ट आहे तो ऑपरेटिव्ह पार्ट आधी वाचून दाखवला जाईल आणि त्याच दृष्टीनं जर आपण बघितलं असेल तर एक मोठा पोलीस बंदोबस्त, एकापाठोपाठ एक आरोपींचं येणं आणि माध्यमांसहित सगळ्या देशाला लागलेली उत्सुकता ही आहे की जर बाबरी मशीद पडली होती तर ते पाडणारे कोण आहेत। सो आपले इथले जे सहकारी आहेत त्यांना मी घेतो। मैं ये बता रहा था, महाराष्ट्र के लोग जो प्रेक्षक है उनको सबसे बड़ा जो सवाल है वो बाबरी मस्जिद किसने गिराई, शायद आज उसका जवाब मिल जाए। बिल्कुल ये जवाब मिल जाएगा। हालांकि बाबरी मस्जिद जिसने गिराई वो सब अननोन लोग थे, क्योंकि जो भीड़ थी उस भीड़ की कोई शक्ल नहीं थी। लाखों राम भक्त आए थे कार सेवा के नाम पे। उन्होंने कहा कि सरयू का जल और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के कार सेवा करेंगे और चले जाएंगे। जिन लोगों ने गिराई वो तो आरोपी नहीं थे, लेकिन जो आरोपी हैं उन्होंने गिरवाई, ऐसा आरोप है। ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कंस्पिरेसी की थी, प्लानिंग की थी कि कार सेवा के नाम पे भीड़ इकट्ठी की जाएगी और उसके बाद लोगों को भड़काऊ भाषण दे के उकसाया जाएगा। इस तरह के तमाम आरोप थे। अब ये तय करेगा कोर्ट कि क्या साजिश हुई थी या फिर एक ऐसी भावना थी कार सेवकों में कि वो पहुंचे और बाबरी मस्जिद, या जिसको मुस्लिम पक्ष कहता है या हम जिसको विवादित ढांचा कहते हैं, उसको देखा और गुस्से में आया और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया और देखते ही देखते तीनों के तीनों गुंबद ध्वस्त हो गए। तो कोर्ट ये तय करेगा कि अगर इन 32 में से कोई दोषी ठहराया जाता है, यानी कि साजिश थी, लेकिन अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बात है कि अगर 32 के 32 को एक्विट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि बाबरी विध्वंस सिर्फ और सिर्फ एक गुस्से का नतीजा था, उसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। लेकिन अगर कुछ लोग जिस तरह की धाराएं हैं अगर उनकी बात करें तो डकैती को हटा दीजिए, तो लगभग जितनी भी धाराएं हैं वो सब ये कहती हैं कि उसमें प्लानिंग हुई थी, यानी उकसाना, भड़काना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और भीड़, अवैध तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, ये सारी धाराएं ये कहती हैं कि प्लानिंग थी। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो ये पहली बार एक कोर्ट में ये तय हुआ कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसकी बदौलत लालकृष्ण अडवाणी और बाकी लोगों को उस समय छूट मिली थी। तो उसके बाद क्या हुआ? नहीं, देखिए 6 दिसंबर 1992 को जब ये घटना हुई, घटना के बाद पहली एफआईआर शाम 6:05 पे जो राम जन्मभूमि के थाने के जो एसएचओ थे प्रियंवदा शुक्ला, उनकी तरफ से दर्ज कराई गई। 10 मिनट बाद दूसरी एफआईआर हुई। दूसरी एफआईआर दुर्गा प्रसाद तिवारी की तरफ से कराई गई, जो कि चौकी प्रभारी थे। इन दोनों एफआईआर के बाद 47 एफआईआर और हुई, जो पत्रकारों की तरफ से कराई गई। कुछ लोगों के कैमरे तोड़े गए थे, कुछ लोग का सामान लेकर भागा गया था। तो इन सारी एफआईआर्स को कुलाज करके सीबीआई को दिया गया मामला और सीबीआई लगातार जांच करती रही है। अब सीबीआई की ये स्पेशल कोर्ट 28 साल बाद ये तय करेगी कि जो 32 लोग हैं, हालांकि 49 लोग थे, उसमें कई बड़े नाम भी थे, जिसमें अशोक सिंघल थे, गिरिराज किशोर थे, महंत अवैधनाथ जी थे, बाल ठाकरे थे, ये सारे बड़े नाम थे। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में बात नहीं होगी। जो 32 लोग अभी हैं उन पर तय होगा कि उनकी कोई साजिश थी या नहीं थी। जैसे आडवाणी जी की तस्वीरें अगर हम मंच पे देखते हैं तो आडवाणी जी मंच पे मौजूद थे, विजय माता सिंधिया जो है वो मौजूद थी मंच पर, विनय कटियार मंच पर मौजूद थे, तमाम मुरली मनोहर जोशी थे, ये तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन क्या इनकी मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि जो सामने कार सेवक थे वो इनकी वजह से गुंबद तोड़ने गए थे?
तो अगर ऐसा होता है तो दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट के पास इस तरह का कोई प्रमाण नहीं आता है कि ये लोगों ने उकसाया भड़काया, क्योंकि कार सेवा के दिन ये लोग वहाँ मौजूद थे और बड़े नेता थे इसलिए मंच पर बैठे हुए थे, तो अगर बरी होते हैं तो ये तय हो जाएगा कि इन लोगों की भूमिका सिर्फ और सिर्फ मौजूदगी थी, गुंबद गिरवाने की, ढांचा गिरवाने की नहीं थी। तो साध्वी ऋतंभरा का भाषण बहुत उकसाऊ भड़काऊ होता था, लेकिन कोर्ट तय करेगा सबूतों के आधार पे। ये कोर्ट है जहाँ पे आपके इमोशंस काम नहीं आते हैं, जहाँ पे कोई कुतर्क काम नहीं आता है जो कोर्ट के बाहर किया जाए। कोर्ट के बाहर एविडेंस काम आते हैं और सीबीआई ने क्या एविडेंस रखे हैं ये बहुत बड़ा मामला होगा। अगर सीबीआई ने मजबूती से अपना पक्ष रखा होगा तो हो सकता है कि कुछ लोग दोषी करार दिए जाए, हो सकता है कि कुछ एविडेंस अगर इस तरह का हो तो उनको दोषी बनाने के लिए काफ़ी हो, लेकिन अगर मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया हो या कोई ठोस प्रमाण ना मिले हो तो हो सकता है लोग एक्विट हो क्या जाए। हम कुछ स्पेकुलेट कर सकते हैं? कोर्ट के मामले में स्पेकुलेशन सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बस 1 घंटे का इंतजार है, तो थोड़ी देर का इंतजार है। स्पेकुलेशन इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि क्या सुनवाई हुई है, किस तरह से पक्ष रखा गया है, डिफेंस ने अपना पक्ष किस तरीके से रखा है, सीबीआई ने अपना पक्ष किस तरीके से रखा है, ये हम नहीं जानते। हमने वकीलों से बात ज़रूर की है, लेकिन दिन प्रतिदिन किस तरह की गवाही हुई, किस तरह के सवालात पूछे गए। आपको बताऊं कि 1047 सवाल सीबीआई ने तैयार किए थे। किसी से 200 सवाल पूछे गए, किसी से 180 सवाल पूछे गए, किसी से 250 तक सवाल पूछे गए, लेकिन जो एक सवालों की लिस्ट थी वो लिस्ट आपको बताऊं कि 1047 थी, यानी सवाल बहुत थे और उन सवालों का जवाब इन लोगों से लिया गया था। ठीक आहे. जर डिफेन्स लॉयरचं आपण ज्ञानोबा बघितलं तर ते खूप कॉन्फिडंट आहेत, कारण 2005 मध्ये एक असा निकाल आलेला होता की ज्या निकालामध्ये रायबरेलीच्या विशेष कोर्टामध्ये ज्या वेळेला सुनावणी झाली त्यावेळेला सीबीआयला हे सिद्ध करता आलेलं नव्हतं की ही कन्स्पायरेसी आहे का. तो मैं ये बता रहा था कि क्या देखिए डिफेंस लॉयर की अगर बात करें, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो रहेंगे ही बिल्कुल. तो कंस्पायरेसी थ्योरी को लेके वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात सीबीआई प्रूव नहीं कर पाया, पहले भी नहीं कर पाया और शायद अब भी यही. देखिए, कोर्ट में जब भी कोई फैसला आता है दोनों पक्षों का अपना दावा होता है। जैसे कि कोई क्रिकेट टीम जब मैदान में उतरती है, दोनों टीमें दावा करती है कि साहब हम तो जीतेंगे, कोई ये नहीं कहता हम हारेंगे। ठीक उसी तरीके से सीबीआई के भी वकील ये दावा करते हैं कि उन्होंने मजबूती से बातें रखी है और डिफेंस के भी लॉयर्स भी कहते हैं। लेकिन सवाल है कि जज के सामने किस आधार पर क्या सबूत रखे गए, कैसे डिफेंस ने उस सबूतों को बचाव में अपना काउंटर किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और सीबीआई एक बार मात खा चुका है इस कंस्पायरेसी की नहीं, theory को बिल्कुल, इसीलिए गुंजाइश ज़्यादा है। गुंजाइश इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस तरह के जो डिफेंस लॉयर का दावा है कि कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला, कोई इस तरह की फ़ोटोग्राफ नहीं मिली, कोई ऐसी गवाही नहीं हुई, बहुत सारे गवाह हॉस्टाइल भी हो चुके थे, तो ऐसा कुछ भी ठोस नहीं मिला। ये डिफेंस के दावे के आधार पर मैं कह रहा हूँ, जिससे कि ये प्रूव हो सके कि जो 32 लोग आरोपी हैं वो दोषी हो सकते हैं। लेकिन ये डिफेंस का दावा है। कई बार हमने देखा है कि डिफेंस के दावे कुछ होते हैं, लेकिन कोर्ट को अगर कुछ ऐसा मिलता है सीबीआई की तरफ से, तो मैं वही आपसे जानना चाहता था कि सीबीआई की तरफ से सबसे बड़ा जो प्रूफ आया है कोर्ट में वो क्या है? देखिए, जो गवाह थे, जिन्होंने देखा, जिन्होंने ये कहा कि हमने सुना है, आडवाणी जी की आवाज़ आ रही थी, मान लीजिए मैं एक नाम ले रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल बात है कि मान लीजिए मैं गवाह हूँ और मैंने कहा कि साहब मैं घर में था, लेकिन जब भाषण हो रहा था तो भाषण मैंने सुना और वो आवाज़ XYZ की थी। हो सकता है आडवाणी जी को बोल दे, विनय कटियार को बोल दे कि मैं उनकी हेरसे वाली बात है। घर पे बैठा मैंने सुना। अब घर पे बैठ के सुनकर किसी की आवाज़ को आप पहचान लें, वो उसको कोर्ट किस तरह मानता है? अगर कोई वीडियो, हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे की प्रत्यक्ष पुराव्याच्या ऐवजी बरोबर. प्रत्यक्ष पुराव्याच्या ऐवजी जे पुरावे आलेले आहेत ते हेरसे स्वरूपातले आहेत, थेट असा पुरावा नाहीये आणि म्हणूनच डिफेन्सला असं वाटतं की आपल्याला इथं ॲक्विटल मिळेल. जास्तीत जास्त 3 वर्ष किंवा 5 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. तशी शिक्षा झाली तर मग मात्र काही जणांना हायकोर्टामध्ये जावं लागेल. पण आज देशातला सगळ्या जनतेला एक महत्त्वाच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल की बाबरी मशीद कुणी पाडली, तो एका मोठ्या कटाचा भाग होता का? त्याच्या उत्तराची देशालाच प्रतीक्षा आहे. राहुल, ताजे अपडेट जाणून घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या माहितीबद्दल.